62,000 हैं, ये 1.34% है। और रिकवरी रेट देखें तो ये 94% है। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं, उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर है। यानी जो 10 जिले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, एक दिल्ली है। हम दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानते हैं, हालांकि यहाँ टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, बट वी आर टेकिंग दिल्ली एज वन डिस्ट्रिक्ट। एंड बेंगलुरु अर्बन, एक जिला कर्नाटक का, एक दिल्ली और 8 जिले महाराष्ट्र के। अब अगर ग्राफ देखें कि कैसे जो डेली केसेस हुए हैं उनकी स्थिति क्या रही है, तो आप देखेंगे कि जुलाई, पिछले साल के जुलाई से ये केसेस बढ़ने शुरू हुए थे और सितंबर के मध्य में, पिछले साल के सितंबर के मध्य में इनका मैक्सिमम पॉइंट आया था। और उसके बाद देश में कोविड के केसेस जो हैं उनमें घटना शुरू हुआ उनका, और रैपिड और कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन हुआ, और ये डिक्लाइन फरवरी के मध्य तक चला। Middle February onwards, we have seen an increase in COVID cases in the country, and as I told you, ये अभी भी बढ़ रहा है। और किन राज्यों में ये केसेस बढ़ रहे हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अगर हम देखें कि जिन राज्यों में ये केस बढ़ रहे हैं वहां पॉजिटिविटी की दर क्या है, ये महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 23% है। देश की औसत पॉजिटिविटी 5.65% है, यानी 5.5% पॉजिटिविटी देश में है। एवरेज पॉजिटिविटी, ये वीकली एवरेज है। महाराष्ट्र का वीकली एवरेज 23% है। पंजाब का वीकली एवरेज ऑलमोस्ट 9% है, 8.82। छत्तीसगढ़ का जो साप्ताहिक एवरेज है वो 8% है। मध्य प्रदेश का भी लगभग 8% है, 7.82। फिर तमिलनाडु है 2.50, कर्नाटक 2.45, गुजरात 2.2 और दिल्ली 2.04। इन सब राज्यों में आवश्यकता इस बात की है कि टेस्ट्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए। जो टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है कि नहीं है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता। हमने अलग से आपको दिखाया है कि पिछले सप्ताह किस राज्य ने कितने टेस्ट किए। तो ये जो संख्या है इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाने की जरूरत है, सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की जरूरत है। और इन टेस्ट्स में RT-PCR का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ये एक सप्ताह के आंकड़े हैं, इसलिए हम आपको क्यूमुलेटिव आंकड़े नहीं दिखा रहे कि उसमें इन्फेक्शन रीसेंट पास्ट में कैसे बिहेव कर रहा है, वो चीजें छुप जाती हैं। और अगर आप वीकली आंकड़े देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पिछले दिनों में बीमारी या इन्फेक्शन का फैलाव किसी भी राज्य में या जिले में कैसे हुआ। तो ये देश के आंकड़े भी जो पॉजिटिविटी के हैं वीकली हैं, और राज्यों के जो चिंता का विषय है, जो राज्य हैं, उनके आंकड़े भी वीकली आंकड़े हैं। अब हम आपको एक एक राज्य के बारे में बताएंगे। अगर महाराष्ट्र को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ 3,37,928 एक्टिव केस है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में महाराष्ट्र में औसतन एक दिन 3,000 केस नए आते थे। आज 34,000 नए केस आ रहे हैं। सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज दैट द स्टेट इज सीइंग। इसको देखा जाना है पॉजिटिविटी के साथ। राज्य में साप्ताहिक पॉजिटिविटी 23% से ज्यादा और केसेस की संख्या औसतन 3,000 प्रतिदिन से बढ़कर 34,000 प्रतिदिन। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो सिंपल पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स की एक्टिविटीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। वो क्या एक्टिविटीज हैं हम अंत में आपको बताएंगे।
एवरेज डेली डेथ महाराष्ट्र में फरवरी के दूसरे सप्ताह में 32 मृत्यु होती थी कोविड से औसतन प्रतिदिन। ये बढ़कर अब 118 मृत्यु औसतन प्रतिदिन हो गई हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 24,143 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप जितने पॉजिटिव लोग हैं न तो उनको चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही उनको अलग से फिजिकली आइसोलेट कर पा रहे हैं। This signifies that neither are you doing adequate number of tests nor are you able to promptly isolate the positive people. So this then leads to certain solutions which have to be implemented in the field, about which we will brief you in course of this presentation. पंजाब में फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन 8 मृत्यु प्रतिदिन होती थी। अब ये आंकड़ा बढ़कर 52 मृत्यु प्रतिदिन हो गया है। अब हम आपको कर्नाटक की स्थिति बताना चाहेंगे। कर्नाटक में 23,800 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। यहाँ प्रतिदिन फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 400 केस आते थे, 399। अब ये बढ़कर 2,594 हो गए हैं। एवरेज डेली डेथ फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 4 मृत्यु प्रतिदिन होती थी, ये बढ़कर अब 11 हो गई हैं। तो कर्नाटक में भी टेस्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को तत्काल चिन्हित कर आइसोलेट करने की आवश्यकता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 20,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। यहाँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन 226 केस रिपोर्ट होते थे। अब ये संख्या बढ़कर 2,263 हो गई है। और जो औसत मृत्यु हैं कोविड से होने की, वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में 5 मृत्यु होती थी, अब ये बढ़कर 19 हो गई हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ 12,041 एक्टिव केसेस हैं, 12,041। यहाँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 260 नए केस प्रतिदिन आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 2,067 हो गई है। उसी प्रकार फरवरी के दूसरे सप्ताह में कोविड से मात्र 1 मृत्यु होती थी प्रतिदिन, अब ये बढ़कर 7 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 15,150 है। यहाँ भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में केवल 180 केस प्रतिदिन आते थे, ये बढ़कर 1,990 हो गए हैं प्रतिदिन। ये 24 मार्च से 30 मार्च के सप्ताह का आंकड़ा है। अगर आप औसत प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में राज्य में केवल 2 मृत्यु होती थीं, अब ये बढ़कर 8 हो गया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 13,900 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 473 औसतन प्रतिदिन केस यहाँ आते थे फरवरी के प्रारंभ में, अब ये 1,912 हो गए हैं। एवरेज डेथ 5 होती थी प्रतिदिन, अब ये दुगनी हो गई हैं, 11। दिल्ली को देखें तो यहाँ 8,029 एक्टिव केसेस हैं। 132 औसतन प्रतिदिन नए केस आते थे, अब 1,535 औसतन प्रतिदिन नए केस आ रहे हैं। मृत्यु को देखें तो 2 मृत्यु होती थी प्रतिदिन फरवरी के प्रारंभ में, अब ये 7 हो गई हैं। तो हमने राज्यों के साथ क्या विमर्श किया है और उनको क्या निर्देश दिए हैं। शनिवार को हमने उन राज्यों से बात की जिनके अभी आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, और इन राज्यों के 37
जिलों से भी बात, 47 जिलों से भी बात की। 47 districts of these states which were represented by the district collectors were engaged in a comprehensive dialogue by the Union Ministry of Health and Family Welfare। वहाँ हमने राज्यों से ये निवेदन किया और जिला अधिकारियों से भी ये निवेदन किया कि अगर आपके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ टेस्ट्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप टेस्ट्स को बढ़ाएं और उसमें विशेष फोकस आरटी-पीसीआर टेस्ट्स पर दें। रैपिड एंटीजन टेस्ट्स का इस्तेमाल स्क्रीनिंग टेस्ट्स के रूप में किया जाए और ये इस्तेमाल रैपिड एंटीजन टेस्ट का आप घनी आबादी वाले इलाकों में करें, आप उन इलाकों में करें जहां क्लस्टर्स में नए केसेस हो रहे हैं, और आरटी-पीसीआर टेस्ट प्रेफर्ड मीन्स ऑफ टेस्टिंग होना चाहिए और इसके अनुपात को आप 70% तक ले जाएं कुल टेस्ट्स के। तो ये पहला निवेदन हमने राज्यों को किया है। दूसरी बात जो हमने राज्यों से और जिला अधिकारियों से साझा की पिछले शनिवार को, वो ये कि आवश्यकता है कि प्रभावी और तुरंत आइसोलेशन किया जाए। किनका आइसोलेशन किया जाए? जो लोग पॉजिटिव आ गए हैं टेस्ट में। हमने ये पाया कि अधिकांश राज्यों में आइसोलेशन नहीं हो रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि वो घर पर आइसोलेट कर लें, लेकिन उन्होंने घर पर अपने को आइसोलेट किया कि नहीं किया, इसकी निगरानी किया जाना आवश्यक है। जो आदमी घर पर आइसोलेशन में है, क्या वो घर के अन्य लोगों से मिलजुल रहा है, क्या वो घर से बाहर जा रहा है, उसकी भी निगरानी होना जरूरी है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन किया जाए या आइसोलेट किया जाए। और इसमें कोई नई बात नहीं है, पिछले 1 साल 2 महीने से हम ये करते आए हैं और बड़े प्रभावी रूप से करते आए हैं। दिल्ली ने ये किया है और ये करके ही दिल्ली ने अपने सर्जिंग नंबर्स पर काबू पाया था। तो ये दूसरी बात हमने उनसे कही है। हमने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग होनी चाहिए और पहले 72 घंटे में होनी चाहिए, पहले 3 दिन में। क्लोज कॉन्टैक्ट्स का अर्थ उस व्यक्ति के परिवार के लोग नहीं हैं, वो तो हैं ही क्लोज कॉन्टैक्ट, लेकिन उसके अलावा उस व्यक्ति के दोस्त कौन है, वो व्यक्ति कहाँ से दूध खरीदता था, कहाँ से सब्जी खरीदता था, कहाँ से फल खरीदता था, कहाँ सिगरेट पीता था, किसके साथ चाय पीता था, वो सब भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। इन सबको छोड़ा जा रहा है, इनको नहीं ट्रेस किया जा रहा, उसमें भी पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकते हैं। और क्योंकि हम उनको नहीं ट्रैक कर रहे हैं पहले 72 घंटे में, क्योंकि हम उनका टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी और संभावना बनी रहेगी कि वो समाज में घूमें और इन्फेक्शन को फैलाएं। तो ये दूसरी बात हमने राज्यों के संज्ञान में लाई और उनसे अनुरोध किया कि इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट आइसोलेशन होना चाहिए जो लोग पॉजिटिव हैं उनका, और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की इमीडिएट ट्रेसिंग होनी चाहिए विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स। और जब ट्रेसिंग हो गई तो उनका फिर टेस्ट होना चाहिए। आखिर आप ट्रेस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता लगे कि वो पॉजिटिव हैं कि नहीं। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट अस्पताल हैं, क्योंकि पिछले 1 साल 2 महीने की अवधि में केसेस घट रहे थे, तो राज्यों ने कई ऐसे अस्पतालों को ओपन किया था फॉर नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज। तो हमने राज्यों का अनुरोध ये किया है कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पुनः परिवर्तित किया जाए into dedicated COVID facilities, so that decision must be taken and must be taken now. So there shouldn't be any delay in strengthening not only the private healthcare facilities catering to COVID, but also public healthcare facilities. इसी प्रकार से इन अस्पतालों में यदि आपको हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या को बढ़ाना है तो उस पर भी आप ध्यान दें। चौथी अनुरोध जो हमने की है राज्यों से वो ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स किया जाना चाहिए। और इन्फोर्स किए जाने का अर्थ ये है कि आपके पास जो भी संसाधन हैं आप परसुएड करें, कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करें, कानून का इस्तेमाल करें, फाइन करें,
जो भी आपके पास साधन हैं उन सभी साधनों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने, जो मास्क पहनते हैं वो ढंग से पहने, नाक और मुंह बंद रहें, मास्क गले पे लटकाने के लिए या कान में लटकाने के लिए नहीं है। उसी प्रकार से लोग अपने हाथों को धोएं साबुन और पानी से या सैनिटाइजर से, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाएं। तो ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसकी ओर भी हमने ध्यान आकर्षित किया है। अंत में जो पांचवी बात हमने राज्यों के साथ कही है वो ये कही है कि आप सब जानते हैं कि आपके राज्य में किन जिलों में नए केसेस का सर्ज देखा जा रहा है। उन जिलों में जो एज स्पेसिफिक प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनका सैचुरेशन कवरेज हो, इस पर आप ध्यान दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमने राज्यों से की हैं। अब मैं आपको वेरिएंट वायरस के स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं, 10 नेशनल लैब्स हैं जिनका एक कंसोर्शियम है जिसको हम इंसाकॉग के नाम से जानते हैं। उसकी जो नोडल लैब है वो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC है। इन 10 लैब्स ने अब तक 11,64 जीनोम सीक्वेंसिंग दिसंबर से लेकर अब तक की हैं और इन्होंने पाया है कि उसमें 807 यूके वेरिएंट हैं, 47 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हैं और एक ब्राजीलियन वेरिएंट इन्होंने पाया है। अब वैक्सीनेशन की बात हम आपसे करना चाहेंगे। आज सुबह 10 बजे तक 6 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज देश में एडमिनिस्टर की जा चुकी थी। इन 6 करोड़ 11 लाख में से 3 करोड़ 50 लाख डोजेज 45 साल से ऊपर के लोगों को और 60 साल से ऊपर के लोगों को एडमिनिस्टर की गई। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली और दूसरी डोज और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली और दूसरी डोज तो दी गई, उसके आंकड़े भी हमने आपसे शेयर किए हैं। अब जो परिवर्तन हो रहा है 1 अप्रैल से वो ये है कि जो भी देश का निवासी 45 बरस से ऊपर की आयु के हैं उनको बिना किसी कोमॉर्बिडिटी के वो वैक्सीनेशन ले पाएंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो वही है, www.cowin.gov.in एक वेबसाइट ये है। इस पर जाकर आप या तो एडवांस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप वो कष्ट नहीं उठाना चाहते तो आप अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 बजे के बाद जाके ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, जिसे आप बोलचाल की भाषा में वॉक इन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कृपया 3 बजे से पहले न जाएं, क्योंकि 3 बजे से पहले वो लोग हैं जिन्होंने कि एडवांस में अपना अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। आप जाएंगे, आपको बैठना पड़ेगा। आपको बैठना पड़ेगा तो हो सकता है कोई आके आपसे पूछे कि आप कब से बैठे हुए हैं, और आप फिर सही बात बताएंगे, मैं तो सुबह 10 बजे से बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप अपने अज्ञानता के वश बैठे हुए हैं वहाँ, ये कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अगर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कृपया 3 बजे के बाद अपने नज़दीकी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। सामान्यतः लोग आधार या इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हैं, लेकिन हमने 7-8 अन्य डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताए हैं, जिसमें कि बैंक की पासबुक है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है अगर उस पर आपकी फ़ोटो और आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस में है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ का उपयोग देश भर में वैक्सीनेशन के लिए किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये एक रेंज है। इस रेंज में एक तरफ उत्तराखंड, मेघालय और हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां 17% से लेकर 19% तक कुल डोजेज प्राइवेट अस्पतालों में एडमिनिस्टर होती हैं। दूसरी तरफ इसमें पंजाब, मिजोरम, दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्य हैं जहां 30% से लेकर 48% तक डोजेज प्राइवेट अस्पतालों में
एडमिनिस्टर होती हैं। हमारा राज्य सरकारों को परामर्श ये है कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल उनके पास इम्पैनल्ड हैं अब तक, उन सब का इस्तेमाल कोविड वैक्सीनेशन के लिए किया जाना चाहिए। ये पहला अनुरोध है। All private facilities must be optimally utilized for COVID vaccination. When we say all private facilities, it means those private facilities which have four amenities. Which are these four amenities? One, adequate space. What is adequate space? Adequate space basically are 3 rooms. One waiting room, one vaccination room, one observation room, because after vaccination you have to sit for 30 minutes and be under observation. So this is the first amenity that a private hospital must have. The second amenity that a private hospital must have is a cold chain. In the context of Indian vaccination, cold chain basically means having a well functional refrigerator, because most of our vaccines are 2 degrees to 8 degrees centigrade storage. The third amenity that each private hospital must have is adequate number of vaccinators and verifiers. ऐसे आदमी जो आपको टीका लगा सकें और ऐसे आदमी जो आपका आइडेंटिटी चेक कर सकें. And the last and fourth amenity that a private hospital must have is the ability to address adverse events following immunization. तो जिन भी प्राइवेट अस्पतालों के पास इस 4 प्रकार की फैसिलिटीज हैं, उन सब का ऑप्टिमल उपयोग किया जाना चाहिए. यहाँ आप देखेंगे कि अनेक राज्य हैं जो उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अनेक राज्य हैं जहाँ की ये स्थिति और इम्प्रूव हो सकती है. अब मैं अंतिम जो आपको आपके साथ जानकारी साझा करना चाहता हूँ वो ये है, मैंने आपको पहले बताया था कि NEGD के माध्यम से हम देखते हैं कि जिन लोगों ने टीका लगाया उनका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहा. ये आंकड़े आज सुबह के हैं और ये आंकड़े हैं 47,57,000 रिस्पॉन्सेस पर आधारित. ये जो 47,57,000 का फिगर है, ये बहुत छोटे छोटे अक्षरों में वहाँ बॉटम पर लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. हमने जो सवाल पूछा वो था कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग वैक्सीनेशन साइट पर मेंटेन हुई कि नहीं. 96% ने कहा हाँ. हमने सवाल पूछा कि क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस की पूरी जानकारी आपको दी गई और वैक्सीन आपको प्रॉपरली मिला कि नहीं. 97% से ज़्यादा लोगों ने कहा हाँ. हमने पूछा कि क्या आपको एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की जानकारी दी गई. 87% ने कहा हाँ. इसके आधार पर हमने राज्यों को ये सुझाव दिया है कि एडवर्स इवेंट्स के बारे में बेहतर ब्रीफिंग बेनिफिशरीज की जानी चाहिए. हमने सवाल ये पूछा कि क्या आपको टीका लगाने के बाद 30 मिनट बैठने के लिए कहा गया कि नहीं. 96% ने कहा हाँ. अंत में हमने ये पूछा कि जो ओवरऑल अनुभव आपका रहा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं. 97.5% लोगों ने कहा हाँ. धन्यवाद. I will open the floor for questioning. Okay, sorry, sir. Dr. Paul, sir. Thank you. I'd like to emphasize a few very important points because as you have noticed last couple of weeks, few weeks, the situation is becoming from bad to worse and is serious cause for concern. In some states in particular, there is a huge cause for worry, but I think no state and no part of our country, no district, no Zilla should be complacent. Because what the trends show is that the virus is still very active, can penetrate our defenses. And when we think we have found ways to control the virus, it strikes back. It has done so in our country and it has done so in other countries. And therefore there is
there is a concern which we all should be mindful of. We have seen that the active cases were down to about a lakh, just above a lakh, and now they're 5.4 lakh. Of course, almost 2/3, 62, 63% are in one particular state, and that too in a few districts of that state. But the fact is, it is a 5 times rise, more than 5 times. The new cases used to be about 9,000 per day, and day before yesterday, it was 68,000. Yesterday, 56,000. Maybe people have been responsible during the festival season, only time will tell. So that's again 6-7 times acceleration. That's huge. We have taken pride as a nation that the case fatality rate has been low, and thank God it is still low. But from 77 deaths per day, as low as 77, now we are witnessing 4 times that number. 271 is one number last couple of days. So clearly we have to be very, very vigilant. And not only in those states where the battle is raging, Maharashtra, Punjab, other states that we discussed at length, but in every state of the country. Because if it is there somewhere in our country, it is there in the entire country, this virus. If it is not eliminated from every village and every city, every district, every state, it is not eliminated from the country, it will hit us back. So, in that regard, we reported to you an emergent meeting that was taken at length, and we highlighted the approach that was communicated in fullest earnest to the states, and we are following that up day on day basis. But I want to emphasize the fact that without effective contact tracing, without quarantining the contacts, and wherever cluster of cases appear, without creating zones of containment, without isolating those geographies, we allow the chains of transmission to be active, and the virus then has its own run, and then things go beyond a certain level, things become out of control. So Secretary Saab has highlighted how we went through all the tools that are available to control the pandemic systematically, with special emphasis on containing and suppressing the chains of transmission through effective contact tracing, containment efforts, surveillance efforts, protocolized management of positive cases if they are at home so that they don't infect other people, protocolized management of contacts if they are quarantined so that they don't infect other members of the family potentially, and they are not infecting people in the society. These are critical principles. And also, this vaccine, the mask vaccine, social vaccine, as you have heard us speak from here, a name given by our Secretary Saab, Rajesh Bhushan, thank you. The social vaccine is also 70% protective. That's what Dr. Bhargav tells us from science data. 70%. Same as the biological or pharmaceutical vaccines. Why have we become lax about it? Why? Can you please join hands with the government to please bring back compliance with the masks? We can have all the vaccines in the world, but we will for a long period of time need to be also dependent upon masks to protect us, protect our families, protect this community. So the message today is somewhat somber to say that we are facing increasingly severe or severer intensive situation, more so surely in some districts, but the whole country is potentially at risk, and therefore all efforts to contain, to save lives
should be taken. And today we come back to also remind ourselves that our hospital preparations and ICU preparations, which we talked long back ago, because things were under control, have to be reminded that we have sufficient capacities in our hospitals, our ambulance system is functional, our ICUs are functional, dedicated hospital setup that was instituted in this nation hugely and escalated and scaled up very rapidly must be re-energized, retested, rehearsed, so that when the load of patients will come, we are able to manage it effectively. Remember, if the cases are more, they will eventually overwhelm the system. They'll put pressure on the system. The deaths will also occur. Even if it is low, proportionately low, the deaths will also rise. So we cannot accept the situation. We have to respond. If it is business as usual, we will continue to be chased by the virus rather than other way around. On the vaccination front, we are reporting to you steady acceleration. We now expect very, very fast uptake when the larger community of all citizens 45 and above will now be eligible. Our systems are functioning very well. Look at the level of satisfaction people have. We now have the confidence to accelerate. We want to appeal to people to please take the vaccine, embrace the vaccine, take the doses that are required at the right time. Don't miss this opportunity. We want the enthusiasm of above 60 citizens of ours to also revamp, re-energize itself. And also we are of course adding a huge other group, a large group of people who will now be receiving the vaccine, and we hope there will be huge participation of all of them. I would also join in appeal that was made by Secretary Rajesh Bhushanji about larger engagement of the private sector. We are seeing only less than 6,000 vaccination sites are being run on a daily basis on an average by the private sector. The registered number of private sectors is much more, perhaps about 20,000 to my knowledge. So we want a greater participation because we want to, shall we say, accomplish this job the quickest possible time. For that, supply is not an issue. And therefore, in particular, when we are moving to the larger community of all people, now below 60, up to 45, a significant increase in the involvement of the private sector as well as expansion of the public sector system would be needed. We are also looking forward to improvising our approach as we move along to maintain the pace and accelerate the pace. But at the same time, even as we are scaling up the vaccine, we want this vaccination to be most intensified in those areas where the battle is raging, in particular the states that you heard. So can we accomplish everybody's coverage in the next few days as much as possible for those who are already eligible? We hope we all have been responsible during Holi season, and coming festivals, coming gatherings should also be responsibly dealt with. We must take precautions of mask, but also avoiding being in crowds, and to look at possibilities of restrictions as required in local conditions to discipline ourselves and to be away from those situations which enhance the spread of the virus. Thank you. Okay, now the floor is open for questions. So I can see Sonakshi first. Sonakshi, you can go ahead. Please identify yourself and the organization. So my name is Sonakshi. I'm from NDTV. My question to you is whether the Covaxin and Covishield, their efficacy have been tested, and do they really work on the novel mutant strains in India? And if so, then has this efficacy been tested on these strains? The efficacy of both these vaccines, whether it is Covaxin and Covishield, is effective against
the UK variant and the Brazilian variant. The work against the South African variant is ongoing at several laboratories. There is no Indian strain as such. You see, there are, in fact, this is when we repeatedly request you that such discourse has to be adequately informed. That is what we are requesting you with folded hands. There are no Indian strains. We have repeatedly said this. Dr. Paul has said this. Dr. Sujit Singh, who is the nodal for INSA COG, has said this. There are two concepts. I am not the competent person to speak about it, but since I think I can explain it in simple words, I am explaining this. There is the concept of virus shift and there is a concept of virus drift. All viruses drift. As I infect him and he infects another person, the virus replicates itself but changes. Right? So that itself is not important. That does not call for any rapid change in the public response strategy. However, when a virus shifts, it undergoes significant changes, and therefore there is a need to test whether my existing vaccines work against that virus, and that is the condition that is known as variant or mutant virus. Otherwise, viruses change. It is natural and inevitable phenomena. Please keep that in mind. Particularly a virus which is around for more than a year, which has traveled more than 1 crore people. So obviously it will undergo change. So that is natural, inevitable, not a cause to panic. Would you want to add something to this? I think I'll just add one point, that mutations are sporadic and single mutations are not found to be dominant in any particular area in India. In terms of the significance of point or double mutations, what you're talking about, and I think that is what the lay people are getting confused with, they are not significant as far as India is concerned, and their relationship with increased severity or transmissibility has not been established in the Indian context. And Niloji had raised his hand earlier. सर, जो आप टेस्टिंग बढ़ाने की बात अभी शनिवार को जो मीटिंग में आपने कही 47 डिस्ट्रिक्ट को, आप पीएम भी मुख्यमंत्रियों के सामने मीटिंग में बोल चुके थे, 1 महीने से आप बोल रहे हैं, ये सब सारी चीजें वही हैं, 5-7 चीजें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है संक्रमण, तो उसका उपाय क्या है सर? सिर्फ बोलने से तो बात नहीं बनेगी, बात करने नहीं, मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। अनेक राज्यों ने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है और प्रभावी ढंग से फॉलो किया है और अपने नंबर्स पर नियंत्रण पाया है। अब मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। अगर हम कहते हैं कि किसी राज्य में पॉजिटिविटी 23% है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? मैं एक नाव पर हूँ, मैं नदी के बीचों बीच हूँ, मैं जाल फैलाता हूँ और पहले जाल में ही 23 मछली फंस के आती है मेरे पास। तो ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है कि ये नदी मछलियों से भरी हुई है। तो अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए मछुआरे के रूप में? मुझे बड़ा जाल फैलाना चाहिए। तो 23 क्या हो सकता है? मैं 100 मछली पकड़ूंगा। अब अगर इसको राज्य पर ट्रांसलेट करें तो मेरे राज्य की पॉजिटिविटी 23%, जितने टेस्ट मैं आज कर रहा हूं वो मुझे 23% पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो मुझे तो दुगने टेस्ट करने चाहिए। इसका मतलब बहुत सारी मछलियां ऐसी हैं जो नदी में घूम रही हैं और मेरे जाल से बाहर हैं। ये तो इतनी साधारण सी बात है। साइंस है इसके पीछे, लेकिन हर साइंस की बात जटिल हो और समझ में ना आए ऐसा तो नहीं है। और अनेक राज्यों ने इसको समझा, वो इस पे काम कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि जिन राज्यों की जानकारी हमने आपसे साझा की, क्योंकि हम हर दिन उनसे बात करते, शनिवार को हमने की, आज डॉक्टर पॉल और डॉक्टर भार्गव उन्हीं के साथ बैठक करके आ रहे हैं, 3 बजे से वो बैठक थी, तो वहां भी लोग समझेंगे इसको। लेकिन समझाने के लिए तो आपको बार बार कहना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि सबको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो, तो कुछ ज्ञान आपके पास है, कुछ इनके पास है, कुछ उनके पास है, तो हमें सबकी बात सुननी चाहिए और उसको फिर
इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यही हमारा अनुरोध है अलग अलग राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से। Milan from India Today. So just wanted some clarity. Has the Maharashtra government said that they want to do door-to-door vaccinations, and is it true that the center is not allowing it? What seems to be clearly driving the pandemic in Maharashtra? Like what seems to be the only factor right now? So just take the first one if you could. Second question, Dr. Paul or Dr. Bhargav can take. Before I answer the first question, let me put two facts before you. One, till date, we have not received any specific request from the state government of Maharashtra about what you call door-to-door vaccination being permitted. Second fact, in India, for decades, we are doing universal immunization program where injectable vaccines are given for decades. And the safety, efficacy, immunogenicity of those vaccines has been established for decades. And there we have not so far ever done door-to-door vaccination. What is it that we are dealing with today? It is an adult vaccination as distinct from universal immunization program where we have decades of experience. What we are dealing with is not only adult vaccination but also a vaccination where there may be adverse events following vaccination, for which you need to keep a person under watch for 30 minutes. So these are two facts. Now coming to the actual answer of your question. What is it that all states should focus their time and energies on? Because the resources, the healthcare resources and time of a state is most valuable, most precious. So it must be concentrated on the most important thing. And what is the most important thing? The most important thing is to achieve or target near saturation vaccination in districts that are seeing large numbers of the priority age group population. So as a state or a UT, I should be asking myself the question, am I focusing all my resources, all my energies, which is valuable and precious, to achieving near saturation coverage of age priority groups in those districts which are reporting a surge? If the answer is no, then I must focus all my time and energies there. I'm Runjhun Sharma from CNN News 18. I'd like to ask, sir, how many people would be covered in the next phase since the comorbidity clause is gone now? So people above the age of 45, and we had the target of 30 crore people. Has it gone up now? Just one preliminary submission, then I think Dr. Paul is more equipped to answer this. Numbers are not important. What is important is that we are saying, as the union government, we are saying that vaccination is available to all citizens above 45 years of age. Whether their number is 100 or 1000 or 1 lakh or 10 lakh, how is that relevant? What is relevant is that the message must go that this entire universe represented by 45 plus people can avail of vaccination, and as Dr. Paul said, vaccine hesitancy must go, and we must, as collectors of districts, as health secretaries of state, do our micro projection within the district. मेरे यहाँ इस age group के कितने लोग हैं? Rather than we sitting here in Delhi saying कि लगभग इतने होंगे और फिर बाद में ये पता चले कि उतने नहीं हैं, उससे कम है या उससे ज़्यादा है. So to that extent, numbers are not relevant. Also remember, the whole strategy has been to identify those people who are at the highest risk of mortality. So this nation has taken a conscious call, let's protect the most vulnerable, most high-risk individuals, and for them,
from 1st of April, the universe that opens up takes care of almost 90% of potential mortality. It's a great goal to achieve, and the country would like to achieve. सरकार इसको जितनी जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहेगी. वैक्सीन भी है, व्यवस्था भी है, वायदा भी है, तो इसको करके दिखाइए. अपनी तरफ से पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों जुड़े, उसमें गति आए, जिसका कि जिक्र हमने किया. और दूसरी तरफ ये वैक्सीन हेजिटेंसी को बाहर फेंको, और जो भी एलिजिबल है आगे आए और अपना टीका लगाए, इस काम को पूरा करें. और फिर उसके बाद और समूह है, अभी तो वो भी लेने ही है ना, ये तो प्रायोरिटाइज करके कराए कि इस काम को पहले पूरा करें. और जो ग्रुप्स हैं उनको भी आगे बढ़ना है. ये मुहिम तो चल रही है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जान बचने के लिए जो वैक्सीन का प्रावधान, सप्लाई, उपलब्धता की जाए, वो सब कर दिया गया है. अब हमें इसको करके दिखाना है. Here I'd like to add one point that 88% of the mortality of COVID, 88% of the mortality of COVID is in 45 and above. And know that vaccination prevents severe disease as well as death. सर मेरा एक सवाल है, मैं परिमल हूँ एनडीटीवी से. क्लिनिकल मैनेजमेंट को लेके कुछ चीज़ें आपने कही कि राज्यों को कहा गया है हॉस्पिटल को लेके और बाकी चीज़ों को लेके. जो पुराने दौर में स्थिति उसी तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, और भी कोई सलाह दी गई है इन चीज़ों को लेके, अस्पताल को लेके, वेंटिलेटर को लेके, आईसीयू को लेके इन राज्यों को? एक नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया गया था, जिसमें कि जो डोमेन नॉलेज के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर पॉल, डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर गुलेरिया, अन्य जो डॉक्टर्स हैं देश भर के, उन्होंने मिलकर वो नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, जिसको 6 या 7 बार रिफाइन किया गया देश के विभिन्न अस्पतालों के अनुभव के आधार पर. उसमें ये कहा गया कि यदि आपके माइल्ड डिजीज़ के साथ किसी अस्पताल में आते हैं तो आपका इलाज किस प्रकार से होगा. अगर आप मॉडरेट डिजीज़ या सीवियर डिजीज़ के लक्षण लेकर आते हैं तो इलाज किस प्रकार से होगा. ये भी बताया गया कि यदि आप ऑक्सीजन पे हैं तो रैशनल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन कैसे किया जाए कोविड के मरीजों के लिए. ये भी बताया गया कि कोविड के रिकवरी के पश्चात जब आप अपने घर चले जाते हैं तब आप किन चीज़ों का ध्यान रखें. ये हमारे वेबसाइट पे भी है, राज्यों के साथ भी है, और सप्ताह में 2 दिन एम्स नई दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं वो राज्यों के डॉक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जो सवाल होते हैं उनका जवाब भी देते हैं. ये हर मंगलवार और हर शुक्रवार को एम्स द्वारा की जाती है. तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम राज्यों से अनुरोध करते हैं, संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध करते हैं कि इसका पालन करें. Sir, I'm Ayushman from Mirror Now. Sir, today the statement came from the Health Minister of Maharashtra, where he said that most of the people who are coming to hospitals are getting admitted late. There are reports of hospital bed shortage in Maharashtra. Sir, what is actually driving the infection in Maharashtra? And at the same time, sir, is the center revising the strategy for those affected districts in Maharashtra for vaccination strategy? दे दिया गया है. महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रहा है, पंजाब क्यों बढ़ रहा है, कुछ चीज़ों को हम क्लियरली समझते हैं इस वायरस के बारे में. उनको अगर हम हिसाब लगाएं तो अपना जो कोविड से बचने का जो हम मेहनत कर रहे थे वो बहुत कमी आई है. इन प्रदेशों में भी आई है, औरों में भी आई है, कहीं ऐसे भी आई है, उसके बावजूद अभी केस नहीं बढ़े, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है. एक तो चीज़ ये बिल्कुल सामने है. और दूसरी बात है कि जो फेस्टिवल्स हुए, कुछ और हुए, उसके एक और एक्सेलरेशन अब मिला. मौसम बदला है, कह नहीं सकते हर एक चीज़ का जवाब इसमें नहीं है, निहित नहीं है. क्यों एक सेकंड पीक आती है, क्यों, लेकिन जो पता है हमने उसको भी छोड़ दिया बचने के. जो बच सकते हैं उन चीज़ों को हम छोड़ के बैठे हुए हैं. आज आप देख लीजिए क्या हुआ है. हम पहले कुछ दूरियां रखते थे, मास्क पहनते थे, अब
देख लीजिए आम मफसल टाउन में, शहर में, मोहल्ले में इन चीज़ों को छोड़ा है तो वो तो हमारे सामने है ही। और इसके अलावा अगर हम चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर रोकने के लिए जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, वो लोग घूमेंगे, जिस जगह पे ये व्यवस्था वीक होगी वहाँ वायरस का प्रभाव ज़्यादा होगा, इन चीज़ों का भी है। तो ब्लेम की बात यहाँ नहीं है, बात यह है कि वही 5 टूल हैं जिससे हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई करेंगे। टेस्टिंग, यहाँ हम कम होते हैं, फेल होते हैं तो वायरस अपना प्रभाव लेके आता है। आपने टेस्टिंग का डेटा सुन लिया आज। कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करना, आइसोलेशन करना, उसके बारे में भी आज चर्चा हो गई। फैसिलिटी को तैयार रखना कि मोर्टेलिटी कंट्रोल में रहे, काफ़ी हद तक बहुत सारी स्टेट्स ने अच्छा एफर्ट किया है, कहीं पे कहीं कमी है। ये तीसरा टूल है। चौथा टूल है अपने आप को बचाना कोविड अप्रोप्रिएट से। 5वां टूल है वैक्सीनेशन। इन सब पे चर्चा होगी, लेकिन आप सब देख लीजिए सभी में ही कहीं ना कहीं हम परफेक्शन लाने की कोशिश कर सकते हैं, और जब लाएंगे तो कोरोना हारेगा। थैंक यू। Thank you so much. We come to the end of the briefing.